वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी में सामान्य अध्ययन में आज संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। तो संविधान में आज हम भाग 3, जिसे आप मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, उसी पर बेस्ड सारे प्रश्न होंगे। संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है परीक्षाओं की दृष्टि से भी और हमारी लाइफ की दृष्टि से भी ये भाग। आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और जैसे कि आपसे वादा किया गया था कि शाम को आज आपको सफलता प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराएंगे वहां। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हुए हैं हमारे संविधान के और 6 से 7 हमने किए हैं करंट अफेयर्स के। एक करंट अफेयर्स की सफलता प्रैक्टिस सेट हमने और चलाए थे, उसको भी आप देखना, प्लेलिस्ट अपडेट कर देंगे आज। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए जा चुके हैं आपके। अब आइए शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। आज के सवाल नंबर फर्स्ट है आज का, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? पहला ही सवाल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग कर सकते हैं। जो भारत का संविधान है उसमें 25 भागों में से भाग 3 जो है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है भारत के नागरिकों के लिए। आज के पहले सवाल का आंसर आप सभी लोग कर पा रहे होंगे। इसका आंसर है भाग 3 जिसमें लिखे हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछे अलग अलग प्रश्नों में बना करके भाग 5 में क्या वर्णित है भारत के संविधान के, भाग 4 में क्या है, भाग 2 में क्या है, चलिए ऑप्शंस के अनुसार बाकी भागों को भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या वर्णित है। देखिए, भाग 5 में बताया गया है संघ यानी यूनियन के बारे में। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपीज। और भाग 2 में भारत के नागरिकों के लिए नागरिकता यानी सिटीजनशिप के प्रावधान किए गए हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर है भाग 3 मौलिक अधिकार। नेक्स्ट सवाल, यहां से एक क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता है कि भारत के संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है उसमें कुल कितने आर्टिकल हैं? तो इसमें याद रखिएगा, इसमें अनुच्छेद या आर्टिकल के नंबर्स यहां से रेंज पूछी जाती है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसमें शामिल है फंडामेंटल राइट्स में। तो पहले का आंसर हो गया 3। सवाल नंबर अगर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान अधिनियम में नागरिकों को नहीं प्रदान है? अब यहां फंडामेंटल राइट्स का बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है और इसको अलग अलग लैंग्वेज में फ्रेम करके पूछता है और इसका आंसर आप जानते भी होंगे। ये इसका बेसिक क्वेश्चन है, अभी इसको और लैंग्वेज ट्विस्ट करके अच्छा प्रश्न बनाते हैं इसको। शुरुआत में अगर आप देखो, भारत का संविधान भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान करता था। पहले जो है भारत के मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या अब 6 है, यानी 7 में से एक हटा दिया गया। वो कौन सा है? तो ये आपको पता है, हमारे देश के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 हुआ करते थे, तो पहले 6 देख लीजिए। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगला है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के नागरिकों के पास वर्तमान में ये 6 मौलिक अधिकार हैं। इससे पहले एक मौलिक अधिकार और था, यानी टोटल 7 हुआ करते थे, जिसे हम जानते हैं संपत्ति के अधिकार के नाम से। तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। अगर आप ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में देखो हमारे इन 6 मौलिक अधिकारों में से कौन कौन से मैच करते हैं। किसी देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, बिल्कुल ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और ये कौन सा है? आर्टिकल 19 में आता है। ये आर्टिकल 19 का 5 आर्टिकल है ये कि भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू लिव एनीवेयर इन इंडिया, ये आर्टिकल 19 में है जो मौलिक अधिकारों में आता है। लिंग समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 15 में आता है। इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद होता है, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको नहीं किया जाएगा, उसको प्रतिबंधित किया है
किसमें? आर्टिकल 15 में। तो लिंग समानता का अधिकार आर्टिकल 15 में दिया है, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, ये भी मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। इससे पहले बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तो हमें मिला ही हुआ है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 एंड 24 शामिल हैं। अब बात करते हैं सूचना का अधिकार। जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट में शामिल इसको नहीं किया गया है। ऑप्शन सी आंसर। सवाल नंबर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक या संरक्षक या भारत के संविधान का अभिभावक बताया गया है या माना जाता है? यहां पर मौलिक अधिकारों का रक्षक कहने का मतलब क्या है या भारत के संविधान का अभिभावक कहने का क्या मतलब है? देखिए, जो अभिभावक होते हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चों को कोई परेशानी अगर आती है तो वो उनकी हेल्प करते हैं या उनकी सुरक्षा करते हैं एक तरीके से। ऐसे ही मौलिक अधिकारों पर जब भी बात आती है इनकी सुरक्षा को लेकर, या मौलिक अधिकार जो नागरिकों को दिए गए हैं, अगर उन मौलिक अधिकारों को नागरिकों से छीना जाता है या उनमें बदलाव किया जाता है, तब मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च संस्था भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय होता है। यानी भारत के संविधान का कस्टोडियन या अभिभावक भी किसको बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को ही बोलते हैं। चलिए, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न की आधी व्याख्या हमने देखी थी। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है, भारत के संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे और जो 7 में एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार। अब इसको हटा दिया गया है, यहां से समाप्त कर दिया गया है। लेकिन किस संशोधन अधिनियम के तहत इसको हटाया गया? पहले ये आर्टिकल 31 में हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन इसे 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत यहां से मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया, यानी इसे मौलिक अधिकार का दर्जा इसका खत्म किया गया इस एक्ट के थ्रू। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को इसको हटा दिया गया और मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे वैधानिक अधिकार या लीगल राइट बना दिया गया। अब ये किस आर्टिकल में पहुंच गया है? इस संशोधन अधिनियम के तहत ये आर्टिकल नंबर भी याद रखेंगे। अब आर्टिकल नंबर 300A या 300 का में पहुंच गया है। कौन सा? ये संपत्ति का अधिकार। ये भी आपने याद रखना है। तो ये इसका अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? हमने बात की थी अभी, संविधान में अगर जो मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए लिखे गए हैं उनमें कोई दिक्कत या परेशानी आती है, उनको छीनता है कोई, तो उनको बहाल करने का अधिकार, फिर से एक तरीके से दोबारा से नागरिकों को प्रदान करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है या फिर उच्च न्यायालयों के, यानी दोनों के ही पास होता है। ये सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास में। अगला है मौलिक अधिकारों पर बेस्ड आर्टिकल का आपको मिलान करना है। पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये? तो ये अगर हम इसकी बात करें, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी मानव दुर्व्यवहार या दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध, ये आर्टिकल 23 के तहत ही लगाया गया है। ऑलरेडी मैच्ड है ये। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में है? नेक्स्ट देखेंगे, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। वन कैन फॉलो एंड डेवलप हिज लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को मानने का और उसको प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 के अंदर। ये क्या है? अल्पसंख्यकों को हमारे देश में अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता इस आर्टिकल 29 के तहत दी गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में मेंशन है, बिल्कुल सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आर्टिकल 30 में है। राइट टू एस्टैब्लिश अ रिलीजन इंस्टीट्यूट फॉर माइनॉरिटीज टू डेवलप देयर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। भाषा और लिपि के विकास के लिए अल्पसंख्यकों के द्वारा धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन डी, यानी ये सारे सुमेलित हैं। ठीक है, यहां पर पहले आर्टिकल 31 लिखा हुआ था तो ये सुमेलित नहीं होता। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, ये सारे मैच्ड हैं।
यही सवाल हमने अभी पीछे देखा है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने, संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अभी अभी डिस्कस किया है आर्टिकल 30 को हमने। आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है? भाषा और लिपि के विकास के लिए अल्पसंख्यक द्वारा धार्मिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार, है ना। नेक्स्ट वन, यानी इसमें यह अधिकार दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, वो अपनी भाषा में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे देश में 7 कम्युनिटीज हैं। अब अल्पसंख्यक कौन है इनमें से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, फारसी, ये 7 समुदाय हैं हमारे देश में। ठीक है, 7 समुदाय कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, फारसी, ये 7 समुदाय हैं। और इन 7 समुदाय में केवल हिंदू ही बहुसंख्यक हैं, यानी मेजॉरिटी हैं, संख्या में ज्यादा है। इसके अलावा जो सारे समुदाय हैं वो माइनॉरिटीज में शामिल किए जाते हैं। याद रखेंगे तो उन माइनॉरिटीज पर ही क्वेश्चन है। चलिए 8वां देखिए, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया हुआ है? राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन से आर्टिकल शामिल किए गए हैं? इसको याद रखेंगे हम। समानता का जो अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी है, वो आर्टिकल की रेंज पूछिए एक तरीके से। ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं आएगा, कौन सा शामिल नहीं होगा? एक तो 13th वाला शामिल नहीं होगा, बाकी 14, 15, 16, 17, 18 ये शामिल है। 14, 15, 16, तो ये 2, 3, 4 ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 25 है एक्चुअली इसका आंसर। सही आंसर तो आर्टिकल 25 होगा। अब इसमें ये क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 तक है। तो आर्टिकल 25वां क्या कहता है? फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन एंड इट्स कस्टम्स, यानी किसी भी धर्म की आप उपासना कर सकते हैं और उसके रीति रिवाजों को मानने की स्वतंत्रता आपको है। लिख लेते हैं। तो क्या है? किसी भी धर्म की उपासना आप कर सकते हैं, उसके रीति रिवाजों को मानने की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 25 के तहत दी गई है। और सिखों को सार्वजनिक स्थान पर कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता भी इसी में ऑटोमेटिकली शामिल होती है। तो अनुच्छेद 25 के तहत सिख समुदाय के व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर यानी पब्लिक प्लेसेस पर कृपाण धारण करके जा सकते हैं, वो किसी भी, लेकिन इस चीज को कोई दूसरी समुदाय का व्यक्ति नहीं कर सकता है और ना ही उसको अलाउ किया गया है। एक सवाल और पूछा गया था आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 25 में हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इस हिंदू शब्द में कौन कौन सी समुदाय को शामिल किया गया है? इस हिंदू शब्द में कौन कौन सी कम्युनिटीज को शामिल किया गया है? तो 4 कम्युनिटीज हैं अगर आपसे आर्टिकल 25 के तहत पूछे हिंदू शब्द में। तो याद रखेंगे आर्टिकल 25 में हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया और हिंदू समुदाय में कौन कौन से धर्म शामिल किए गए, कौन कौन सी कम्युनिटी शामिल की गई हैं? हमारे आर्टिकल, हमारे संविधान के अनुसार हिंदू, जैन, बौद्ध एंड सिख, ये भी याद कर लेंगे। ये प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को, राइट टू एजुकेशन को कब जोड़ा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार कई तरीके से पूछा हुआ है ये। अगर इसकी बात करें भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को कब ऐड किया गया, तो राइट टू एजुकेशन जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 21 का में मेंशन है। पहला सवाल तो ये है जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यानी बच्चों को शिक्षा पाना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा पाना उनका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये हमारे भारत के संविधान में पहले नहीं था, लेकिन इसको मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। इसको बना दिया गया मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। लेकिन यहाँ ऑप्शन में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। फिर इसी के तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम को बनाया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम को लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। तो ये प्रश्न जो दिख रहा है आपको, ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात कर रहा है 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, अगर संशोधन अधिनियम की बात करता तो आप इस वाले अधिनियम को आंसर करते। तो ये 3 प्रश्न हैं आपको याद रखने हैं। सवाल नंबर अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अच्छा सवाल है, ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 है ये। यानी हमें बोलने की स्वतंत्रता किसके तहत मिली है? आर्टिकल 19 फर्स्ट के। कहीं पर भी बोल सकते हैं, किसी के समक्ष आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है, इससे हमें वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कोई भी स्पीच नहीं दे पाएंगे, वरना आप पर देशद्रोह का मामला लगेगा। सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा। यह बात बिल्कुल सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इसकी आत्मा बताया है। और अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का जो प्रावधान करता है। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब इसको रिलेट करो इस वाले कथन से। क्या इस वाले कथन को जो बताया गया है, ये इसकी वजह यही है कि इसको आत्मा क्यों कहा जाता है? इन्होंने कारण बताया है क्योंकि आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रदान करता है। ये इसका रीजन भी सही है, यानी इसका एक्सप्लेनेशन वो इसलिए क्योंकि अभी जब हमने डिस्कस किया था कि जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कोई आपसे मौलिक अधिकार छीनता है, तो इसमें क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट उन्हीं सारे अधिकारों को वापस करा देता है। उस व्यक्ति के या किसी के भी मौलिक अधिकारों का क्या होता है, बहाली की जाती है आर्टिकल 32 के तहत। इसीलिए तो ये इस संविधान की आत्मा कहा जाता है इसे। तो इसका आंसर होगा दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। सवाल नंबर अगला भी बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु ये आजादी अंतर्निहित है किस में? अब आपको बताना है, जो प्रेस की आजादी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान में कहीं नहीं बताया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता यहां पर निहित है। लेकिन आपको वो आर्टिकल बताना है कि किस आर्टिकल में ऐसा महसूस होता है। ये जो शामिल है वो आर्टिकल 19 में ही शामिल है, लेकिन आर्टिकल 19 में भी कई सारे आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? 19(1) यहां तक ये क्या बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। और इसी में सबसे पहला आर्टिकल आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ एड्रेसिंग, भाषण देने की स्वतंत्रता। उसके बाद आता है फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। इस तरह से तो ऑप्शन ए। तो इसको यह भी याद रखना है, साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1961, इसके तहत यह स्पष्ट किया गया था कि भारत के संविधान में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 के क्लॉज फर्स्ट और सब क्लॉज 1 या का में डाली गई है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अभी देखा है आर्टिकल 32 को कहा है संविधान की आत्मा। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी सवालों को फिर से ऐसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा। यानी अभी जो पिछला प्रश्न देखा था वही प्रश्न है, लेकिन अब उसका जो है आर्टिकल नंबर में जो उसका थीम है, विषय है, वो बता दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये क्या है? अब मौलिक अधिकार है ये। अभी देखा था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको, ये क्या है? संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? यानी कारखानों में बालकों के काम करने पर रोक कौन सा आर्टिकल लगाता है? आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 24 है ये, आर्टिकल 24 है ये। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। यानी 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको कारखानों में या जो खाने होती हैं उनमें या कहीं पर भी जहां पर ज्यादा डेंजरस कार्य होते हैं वहां पर उन कार्यों में शामिल नहीं किया जाएगा। ये प्रतिबंधित करता है आर्टिकल, इसको याद रखेंगे आप लोग। सवाल नंबर अगला है, किसी अपराध के अभियुक्त को या किसी अपराधी को जिससे अपराध हो गया है उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। यह है अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3। संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में प्रावधान किया गया है किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को जो है खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए या खुद का विटनेस बनने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 इसका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट देखें, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवन जो होते हैं उनके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? जो आपके घर हैं आप देखते होंगे, आप खुद भी जो है कभी किसी ओकेशन पर ऐसे लगा लेते होंगे झंडा अपने घर पर, छत पर घर की या कहीं भी, तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो एक केस आया था नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 में। इसी मामले में हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना ये हमारे मौलिक अधिकारों में है, यानी अनुच्छेद 19 का के अंदर शामिल है। ये ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो ये केस कौन सा था? नवीन जिंदल बनाम भारत संघ केस में ये फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अपने जो घर होते हैं उनके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को फहरा सकते हैं, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज का में आएगा। नेक्स्ट देखिए, निवारक नजरबंदी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिन तक बंदी बनाया जा सकता है? आर्टिकल, इसको याद रखेंगे हम, आर्टिकल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आर्टिकल नंबर 22 है ये और 22 का क्लॉज 4 है ये। इसमें निवारक नजरबंदी का प्रावधान किया गया है, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन को शामिल किया है। किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक उसे बंदी बनाया जा सकता है, और यदि किसी व्यक्ति को इससे ज़्यादा अधिक समय तक नज़रबंदी में रखना हो तो जो उच्च न्यायालय है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अध्यक्षता वाली एक समिति की अनुशंसा करनी पड़ेगी। इसमें जो एक्चुअली जो हाई कोर्ट है उसके बारे में बात की गई, तो 3 माह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की संरक्षण की शक्ति दी गई है? अभी अभी देखा है सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत संरक्षण की शक्ति दी गई है और उच्च न्यायालयों को आर्टिकल 226 के तहत ये शक्ति दी गई है, दोनों को ही। तो ये वही आर्टिकल है जिसकी बारे में हम बात कर रहे थे कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है उनके विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बताई गई हैं इसमें। और इन मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट होता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी अनुच्छेद को भारत के संविधान की हृदय और आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा। तो आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जाती हैं, ठीक है, और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग यही रिट जो है हाई कोर्ट्स में दायर की जाती हैं इन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जो भी आपसे इनको मानने से या छीनता है। सवाल अगला है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? आर्टिकल अभी 23 पढ़ा था हमने, उसमें बताया गया था कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिबंध किया हुआ है, और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 आता है ये 1976। ऑप्शन बी सही आंसर। आखिरी सवाल आज का, और ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं हमने, ऐसा नहीं है आपको सिंपल से बहुत आसान से प्रश्न रख दिए हों। ये जो आपका पार्ट है भारत के संविधान का पार्ट 3, देखिए हम बता देते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं हमारे संविधान के जहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला तो एक हमने डिस्कस किया था उसकी प्रस्तावना पर बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, ये करवा चुके हैं हम। प्रस्तावना के बाद संविधान का भाग 3 है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे अभी, ये वाला जो कंप्लीट हुआ है। और इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो है पंचायती राज, एक है पंचायती राज, इस पर प्रश्न बनते हैं आपके, पंचायती राज, और साथ में म्यूनिसिपैलिटीज भी, नगर पालिकाएं बीसी में आ जाएगा। और इसके बाद में एक और सेक्शन है संघ, इन्हीं से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार या राइट टू लाइफ क्या होता है? तो ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे जीवन जीने का जो अधिकार है। आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में आता है ये बहुत पूछा जाता है, वैसे तो कॉमन हो चुका है। आर्टिकल 21 में क्या है ये? राइट टू लाइफ है या जीवन का अधिकार है ये, राइट टू लाइफ या जीवन का अधिकार है ये। तो ये हुए हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के क्वेश्चंस, जो कि हमारे किस पर बेस्ड थे, जो कि बेस्ड थे किस पर?
मौलिक अधिकारों पर। अगला जो संविधान का प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रश्नों को दोनों को एक ही में शामिल कर लेंगे। फिर संघ पर क्वेश्चंस करेंगे हम, फिर राज्य पर करेंगे, पंचायती राज पर करेंगे और फिर संशोधनों पर करेंगे। यानी 3 से 4 प्रैक्टिस सेट और आएंगे, फिर आपकी पॉलिटी हो जाएगी कंप्लीट। चलिए, आपको जो पीडीएफ दिए गए हैं उनसे आप जो है आप देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से आप कर पा रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और आज शाम को किसी वक्त में आएगा आपका जो प्रैक्टिस सेट की हमने बात की थी, सफलता प्रैक्टिस सेट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे प्रश्नों को उसमें रखा गया है, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।